सो हेलो एवरीवन। मैं अंकिता गांधी फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। आज अपना मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट की सेकेंड सीरीज में आपका वेलकम करती हूँ। देखिएगा, जो हमने फर्स्ट टाइम किया था तो हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 में सारे सेक्शंस किए थे। उसका लिंक नीचे हम लोग डाल देंगे ताकि आप लोग उसको एक बार देख सकें। ठीक है, आज हम सेक्शन 9 से पढ़ेंगे। 9 एंड 10 भी मैं आपको बता चुकी थी, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है वो ट्रिब्यूनल कर सकता है अगेंस्ट पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, ये एक मंथली अलाउंस होता है, बट यहाँ पे क्या है, एक कैप दे दी गई है विच इज ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इज 10,000 पर मंथ। चाहे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं या रिलेटिव्स हैं वो कितना ही कमा रहे हों, कितना ही अर्न कर रहे हों, बट अगर उनके अगेंस्ट ऑर्डर आता है दैट विल नॉट एक्सीड 10,000 पर मंथ। दिस इज व्हाट सेक्शन 9 सेज। तो आपको ये फिगर जो है ये लर्न करनी है दैट मैक्सिमम मेंटेनेंस जो है 10,000 होता है। ऑल्दो एक बिल इसका पेंडिंग है जहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम कैप को हमें हटाना चाहिए क्योंकि लाइफस्टाइल तो है अब चेंज हो गया है, बट इट इज स्टिल अ बिल। लेट्स सी क्या होता है आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज कि ऑल्टरेशन। अगर कोई सर्कमस्टांस में चेंज होता है तो आप जैसे 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस का चेंजेस करा सकते हैं। सिमिलरली हेयर कि अगर लगता है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऑन विच ग्राउंड्स कि मिसरिप्रेजेंटेशन या भूल हो गई है, मिस्टेक हो गई है, या सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों में चेंज हो गया है, तो आप जाके जो सेक्शन 9 में मेंटेनेंस ग्रांट हुआ है उसका अल्टरेशन करा सकते हैं, कम भी करा सकते हैं एंड ज्यादा भी करा सकते हैं। राइट, दिस इज व्हाट सेक्शन 10 सेज। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम 11 से 19 में करेंगे और साथ में मैं आपको आज कुछ 3 से 4 केसेस लीडिंग भी बताऊंगी। ठीक है, अब इसका एनफोर्समेंट कैसा होगा, मेंटेनेंस का भरण पोषण का निष्पादन कैसे किया जाएगा। देखिएगा, जैसे हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं कि जो मेंटेनेंस का चैप्टर 9 है, ठीक है, सीआरपीसी में उसका भी एग्जीक्यूशन 128 में बताया गया है। बिल्कुल वैसे ही कि एक कॉपी दी जाएगी। ठीक है, कॉपी मेंटेनेंस की दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, वो सीनियर सिटीजन को और पेरेंट्स को दिया जाएगा। ठीक है, जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर आया है। अब देने के बाद यदि तो वो इसका एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं खुद से, तो हम एग्जीक्यूट कैसे करा सकते हैं, सिमिलर केस जैसे कि सीआरपीसी में चैप्टर 9 में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि मेंटेनेंस का 125 हमारे पास है। ठीक है, अब जो हामा है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो तो सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई करता है, बट जो सीआरपीसी है इट इज ऑल्सो अ सेक्युलर लॉ। maintenance and welfare is also a secular law. So here the option regarding maintenance कि यदि कोई पर्सन जो है वो जाना चाहे सीआरपीसी में तो वो वहां पे भी जा सकता है, और वो अगर जाना चाहे इस 2007 के एक्ट में तो वो यहाँ पे भी ले सकता है। पर ध्यान रखिएगा, आइदर ऑफ दोस, नॉट बोथ। ये नहीं कि वहां पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा, किसी भी एक में जाकर वो मेंटेनेंस जो है क्लेम कर सकता है। राइट, उसके बाद सेक्शन 13 ये बोलता है कि जब एक ऑर्डर पास कर दिया गया है कि इतना अमाउंट देना है, ठीक है, तो नाउ ये जो ऑर्डर है आपको विद इन 30 डेज आपको ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, मंथली है तो मंथली वे में 30 डेज के अंदर। तो ये जो आपके डेज हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें पे करना है विद इन 30 डेज, जिस दिन भी ट्रिब्यूनल ने अनाउंस किया है कि आप इसको डिपॉजिट करें। ठीक है, अब अगर कोर्ट बोलता है कि अगर 30 डेज में नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट लगेगा, विच काइंड ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड। बट द इंटरेस्ट शेल नॉट एक्सीड 5 नेट, नॉट लेस देन 5% एंड नॉट एक्सीड 18%। ठीक है, तो इट विल वेरी फ्रॉम 5 to 18%। तो हमने अभी तक क्या किया, सेक्शन 9 और 10 में हमने ये किया कि 9 में आप जो है जाकर क्या कर सकते हैं, इन मेंटेनेंस का ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकता है, उसका ऑल्टरेशन आप 10 में करा सकते हैं। फिर एग्जीक्यूशन 11 में, 12 बताता है चाहे तो आप किसी भी एक्ट में जाएं, 13 डिपॉजिट करने के लिए, एंड 14 इज फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट इज 5 to 18%। ठीक है, ये आपके एक जनरल सेक्शंस थे।
अब आप अगर सेक्शन 15 पे आते हैं कि एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होगा। अब ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमने ट्रिब्यूनल का किया था कि वो भी स्टेट गवर्नमेंट करेगा, तो ये भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही ट्रिब्यूनल बनाएगी और हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो बनाएगी, ठीक है, बट इट इज स्टिल मे, ये मे ही है। अब ये अपीलेट ट्रिब्यूनल को कौन डिसाइड करेगा? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएम। और ट्रिब्यूनल में कौन था? एसडीओ, है ना, सब डिविजनल ऑफिसर। यहाँ पे डीएम। तो दिस इज द थिंग। अब अपील, यदि किसी सीनियर सिटीजन या पेरेंट को अपील में जाना है तो वो ट्रिब्यूनल से अपीलेट ट्रिब्यूनल में 60 दिन के अंदर जा सकता है। क्लियर? वो 60, तो यहाँ पे आपको डेज लर्न करने हैं कि वो 60 दिन के अंदर जो है वो जा सकता है। अब प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर वो चाहे तो 60 दिन के बाद भी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है अपील को एंटरटेन कर सकता है, बट कंडीशन, कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल हेयर, उनको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा कि वैलिड रीजन है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रिब्यूनल ऐसे ही तो अपील एंटरटेन नहीं कर लेगा, एंड एक्सेप्ट करने के बाद दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व होगा, फिर सारे रिकॉर्ड्स जो है बुलाए जाएंगे। अब ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देगा कि उन्हें जो अपील है उसको अलाउ करना है या रिजेक्ट करना है। तो क्लॉज 1 सेज कि 60 दिन में आप अपील में जाएंगे, क्लॉज 4 सेज कि आप ट्रिब्यूनल जो है उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। क्लियर? अब फिफ्थ बोलता है कि फिफ्थ क्लॉज ऑफ सेक्शन 16 says that कि नो अपील शैल बी रिजेक्टेड अनलेस द अपॉर्चुनिटी, मतलब दोनों पार्टीज को हमें सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसीजन होगा। अब आपको जो यहाँ पर है ना, दो चीजें सबसे ज्यादा लर्न करनी है। क्लॉज वन में 60 दिन, एंड क्लॉज 5, सॉरी क्लॉज आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोवाइडेड दिस वन, ठीक है, 6, क्लॉज 6 की यहाँ पे राइटिंग जो है विद इन 1 मंथ, ठीक है। ट्रिब्यूनल को क्या करना है, विद इन 1 मंथ यहाँ पे जो है अपना डिसीजन देना है, ऐसा उनको ट्राई करना है, ऐसा उनको एंडेवर करना है, ट्राई करना है। दिस इज व्हाट सेक्शन 16 का क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 सेज। तो दिस इज नॉट 1, दिस इज क्लॉज 6, राइट? आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज क्लॉज 6, ठीक है। और क्लॉज 7 सेज दैट की कॉपी, तो आपको वैसे तो सब क्लॉजेस लर्न नहीं करने होते हैं, बट अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो क्लॉज 6 में आपको क्लॉज 16 का सब क्लॉज 1 आप लर्न करेंगे एंड सब क्लॉज 6 आप लर्न करेंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू सेक्शन 17। सेक्शन 17 देखिए, अगर सीआरपीसी में भी प्रोविजन है और 2007 में भी है प्रोविजन, तो लोग जो है ज्यादातर इस एक्ट में जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्शन 17। क्योंकि ये बोलता है कि कोई भी पार्टी को यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो खुद से अपीयर कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे उनका खर्चा बच गया ना, आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव, प्रैक्टिशनर, एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस पर एक केस लॉ भी है जो मैं आपको इसके एंड में बताऊंगी, ठीक है, तो आप पूरा देखिए फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर सेक्शन 18 ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, एक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, आप याद कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर, क्योंकि वेलफेयर एक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर और या फिर कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मतलब उससे बड़ा, ठीक है, उसकी रैंक से बड़ा एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जिनको हम बोलेंगे मेंटेनेंस ऑफिसर। और ये जो मेंटेनेंस ऑफिसर है ये इनके साथ असिस्ट करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट से यहाँ पे मतलब क्या है कि साथ में खड़े रहेंगे, जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, प्रोसीजर कैसे करना है, राइट। तो ये जो है गवर्नमेंट की साइड से है तो इनको फीस पे तो ऑब्वियसली करने की जरूरत नहीं है। तो मेंटेनेंस ऑफिसर जो है दे विल असिस्ट द पार्टीज। नाउ कमिंग टू चैप्टर 3 सेक्शन 19, यहाँ पे बोलता है स्टेट गवर्नमेंट जो है ओल्ड एज होम्स बना सकता है, बनाएगा नहीं, में लिखा है बना सकता है, कम से कम एक तो बनाना ही चाहिए, ठीक है, चाहिए लिखा हुआ है। और उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 150, राइट, 150। अब ये ध्यान दीजिएगा ये पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ओल्ड एज होम्स आर फॉर सीनियर सिटीजन्स, और वो भी ऐसे जो इंडिजेंट है, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है। इंडिजेंट आपने सीआरपीसी में, सीपीसी में पढ़ा होगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट उनके रूल्स भी बताएगा, ठीक है, कि कैसे करना है। बट ये आप देखिएगा, मैं आपको कुछ पीपीटी के थ्रू आपको मैं
केस लॉस बताना चाहती हूँ इसके। एक तो मैंने आपको सेक्शन 17 जब बताया कि यहाँ पे आपको लीगल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? लीगल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वेयर एज एडवोकेट्स एक्ट सेज दैट कि कोई भी केस जो है विदाउट लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होगा, क्योंकि ये इनका राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? तो अगर आप उसमें ये बोल दे कि आप खुद जाके अपेयर हो सकते हैं, तो आप उनका राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क या आप उनका छीन रहे हैं, ठीक है? विच इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एज वेल। तो इस चीज़ पे केसेस बहुत सारे आए थे, तो अभी हमारा रीसेंट केस जो आया है, दैट इज पवन रेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट केस, जहां पे कोर्ट ने ये बोला है कि हमें एडवोकेट्स एक्ट को सेक्शन 17 ऑफ वेल सीनियर सिटीजन एंड वेलफेयर एक्ट से हारमोनियसली कंस्ट्रूड करना पड़ेगा, मतलब दोनों को आपस में मिलके हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। कैसे कि ये एक्ट जो हमारा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है, वो ये नहीं बोल रहा है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर वो आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है? दे कैन बी असिस्टेड, दे कैन बी असिस्टेड, तो हम एम्प्लॉयमेंट छीन नहीं रहे हैं। हम सिर्फ इस एक्ट के लिए, क्योंकि ये भी एक वेलफेयर एक्ट है, हम इस एक्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स कि वो खुद जाकर विदाउट एनी मीन्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल प्रैक्टिशनर, एडवोकेट्स के बिना वो अपीयर कर सकते हैं। बट वेयर एज ऑन द अदर हैंड हम एडवोकेट्स का राइट नहीं छीन रहे हैं, ठीक है? सो इट इज अप टू द पार्टीज। तो कंप्लीटली बार नहीं है, कंप्लीट बार नहीं है। तो अगर इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करें कि कंप्लीट बार है, नो, तो इसलिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं छीना है। क्लियर? तो ये केस में हेल्ड हुआ था, तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? देन उस आफ्टर दैट इन सेक्शन 19 मैंने आपको ये बताया कि ओल्ड एज होम्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है? बट सेक्शन 19 में अगर आप देखें, ऑल्सो इट इज टू बी रेड विद आर्टिकल 21 की राइट टू शेल्टर, कि अगर किसी पेरेंट्स ने निकाल दिया है उन्हें घर से बाहर, तो वो कहाँ जाएंगे, ठीक है? वी शुड हैव, हमारे पास स्कीम्स भी होती हैं ओल्ड एज की, पेंशन्स की, ठीक है, होती है। बट ये जो सेक्शन 19 है ये ऑब्लाइज नहीं कर रहा। अगर हम ऑब्लाइज नहीं करेंगे, तो मैंडेटरी नहीं करेंगे, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। बट समथिंग विच इज फंडामेंटल राइट, जो आपका मौलिक अधिकार है, वो तो आपको करना ही है ना। तो सेक्शन 19 में अगर हम 19 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे मे लिखा है, बट आर्टिकल 21 का भी एक राइट है विच इज राइट टू शेल्टर। तो डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि हमें इस मे को शैल करना चाहिए और हर स्टेट गवर्नमेंट को ओल्ड एज होम्स तो बनाने ही चाहिए। वाई? बिकॉज राइट टू शेल्टर हमारा आर्टिकल 21 है। इस केस पर रिलाई भी किया, वर्सेस शांति स्टार बिल्डर्स वर्सेस नारायण कीमलाल टोटामे 1990 का, जहां पे भी बोला गया था कि यस, शेल्टर फॉर ओल्ड पीपल इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 करेंगे तो आप बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इससे रिलेट करके आप आंसर राइटिंग्स में ऐड कर सकते हैं। बट प्रीलिम्स में जो केसेस आपके न्यू है इन दिस पोर्शन, आई हैव कवर्ड दैट। अब रेस्ट पोर्शन आई विल बी ब्रिंगिंग फॉर द आगे के सेक्शंस 20 से लेके आपके एंड तक, ठीक है? थैंक यू सो मच।